हम पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ा रहे हैं। जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम आया है, ये बहुत लंबे समय के डेवलपमेंट के बाद आया है। कोई ऐसा नहीं है कि हमने उसको उठाकर रख दिया है, ठीक है। देखिए, पूरी दुनिया में दो तरह के पॉलिटिकल सिस्टम देखे जाते हैं। एक ऑटोक्रेटिक। ऑटोक्रेटिक क्या है? तानाशाही है। क्या है? जहाँ पर सरकार के हाथ में सारे पावर होते हैं, ठीक है। और ऑटोक्रेटिक जो पॉलिटिकल सिस्टम होता है वो चार तरह का होता है। इस वो डिफरेंट टाइप। सबसे पहले होता है आइडियोलॉजिकल। आइडियोलॉजिकल कुछ आइडियोलॉजीज ऐसी हैं, जैसे नाजीवाद है, फासीवाद है, फैसिज्म, नेजिज्म, कम्युनिज्म, यानी क्या कहते हैं उसको, साम्यवाद। दे आर नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, बट दे आर बेस्ड ऑन आइडियोलॉजी। ये जनता के प्रति उत्तरदायी तो नहीं है। सॉवरेंटी किसके हाथ में होती है? गवर्नमेंट के हाथ में होती है। बट दे आर रनिंग अकॉर्डिंग टू आइडियोलॉजी। एक किस विचारधारा पे काम करती हैं? एक, हाँ, एक आइडियोलॉजी होती है, ठीक है। कोई समस्या तो नहीं? अभी नहीं पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाएंगे ना, तभी बताऊंगा नाजीवाद क्या है, फासीवाद क्या है, या साम्यवाद क्या है, ठीक है। दूसरा होता है मोनार्ची। ये हेरिडिटरी, ये वंशवाद पर आधारित है। राजा का लड़का राजा। और तीसरा होता है जिसको हम बोलते हैं मिलिट्री ऑटोक्रेसी। मिलिट्री ऑटोक्रेसी, ठीक है। जहाँ सेना ही सत्ता चलाती है। बहुत सारे देशों में सेना सत्ता चला रही है, ठीक है। जैसे म्यांमार की बात करें आप, ठीक है, सेना ही सत्ता चलाती है। और ऑटोक्रेसी का अगला रूप होता है क्लैक्स। क्लैक्स क्या होते हैं? समाज के जो डोमिनेटिंग लोग होते हैं, कुछ एलिट क्लास, जिसको आप कहते हैं ना एलिट, वो एक साथ आ जाते हैं और वो शासन करने लग जाते हैं, ठीक है। तो जो ऑटोक्रेटिक सिस्टम है वो चार तरह का है। हिंदुस्तान में भी आप जब पढ़ोगे, वर्ल्ड इंडिया को पढ़ोगे, तो इंडिया के भी सिस्टम को दो तरह पढ़ोगे। बिफोर 1947 क्या था? ऑटोक्रेटिक था। और आफ्टर 97 क्या हो गया? डेमोक्रेटिक हो गया, ठीक है। तो भारत में ज़्यादातर जो ऑटोक्रेटिक सिस्टम था, ठीक है, वो क्लैक्स का था। राजाओं को इकट्ठा करके अंग्रेजों ने शासन किया, ठीक है। हम लोग गुलाम भी थे कुछ समय तक। नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसे नहीं था। बहुत सारे हिंदू शासक या मुस्लिम शासक जो थे, जिनको इकट्ठा करके अंग्रेजों ने शासन किया, ठीक है। शासक तो वही थे, उनको इकट्ठा किया, उनको शासन में पार्टिसिपेशन दिए रखा, ठीक है। आपने देखा आर्बिट्री भी थी यहाँ पर, और आइडियोलॉजिकल तो नहीं था यहाँ पर। ना तो यहाँ साम्यवाद था, ना यहाँ फासीवाद था, ना ही फाजीवाद था, ठीक है। लेकिन जब ऑटोक्रेटिक सिस्टम चल रहा था, अंग्रेजों का सिस्टम चल रहा था, तो उसी समय भारत में संविधान का विकास होना शुरू हो गया, ठीक है। अब जब संविधान का विकास होना शुरू हो गया, तो हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को दो भागों में बांटेंगे। डेवलपमेंट को दो भागों में रखेंगे हम। देखिए, चाहे मौर्यों का शासन रहा हो, चाहे गुप्तों का शासन रहा हो, चाहे राजपूतों का शासन रहा हो। प्राचीन भारत में तीन बड़े शासन दिखते हैं, कौन कौन से? मौर्य, गुप्त और राजपूत। तीनों ही क्या थे? हेरिडिटरी, वंशानुगत आधार पर शासन करने वाले लोग थे। इसके बाद फिर क्या हुआ? जैसे ही मध्यकालीन भारत आता है और मुस्लिम शासकों का प्रभाव पड़ता है, तो मुस्लिम शासकों को भी हम दो भागों में बांटते हैं। मौर्य, गुप्त और राजपूत। गुप्त और राजपूत, ये तीन शासक हो गए एंशियंट टाइम के। और मिडावल टाइम के दो शासक हो गए। एक तो गुलाम वंश हो गया, ठीक है, गुलाम डायनेस्टी। गुलाम डायनेस्टी की बात करेंगे आप, तो गुलाम डायनेस्टी में भी क्या था? सनगत था। क्या था? बिल्कुल, खलीफा के अंडर में यहाँ सुल्तान लोग शासन करते थे, ठीक है। और दूसरा फिर आया
मुगल कौन थे? यहाँ भी डायनेस्टी थी, डायनेस्टिक ऑटोक्रेसी थी नहीं थी? डायनेस्टिक ऑटोक्रेसी थी। और जब हम मॉडर्न टाइम की बात करते हैं तो मॉडर्न टाइम में अंग्रेज आए जब, तो इनके भी रूल को हम दो भागों में बांटते हैं। एक तो कंपनी ने भारत पर शासन किया, किसने किया? और एक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत पर शासन किया। तो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को समझने के लिए इन दोनों को ही जरूरी होगा। कोई समस्या तो नहीं? अब हम बात करते हैं सबसे पहले कंपनी के शासन की। कंपनी के शासन की हम बात करें तो कंपनी एक संस्था थी, इंस्टीट्यूट था, ठीक है, जिसका गठन 1600 में किया गया था इंग्लैंड में। तो किया गया था, एक तो जब हम मेजर करते हैं उसको टाइम को, तो दो काम में करते हैं, एक एडी और एक बीसी। एडी और ये बिफोर क्राइस्ट है, ईसा के जन्म से पहले है। और एनो डोमिनी ये ईसा के जन्म के बाद का शासन होता है। ईसा मसीह के जन्म के बाद क्या बोलते हैं? एडी। और इसको क्या बोलते हैं? बीसी। तो जीरो से पीछे जाएंगे आप तो बीसी हो जाएगा, और आगे आएंगे तो क्या हो जाएगा? एडी। तो 1600 एडी में कंपनी बनाई गई। जब कंपनी बनाई गई तो कंपनी एक संस्था थी और कंपनी एक सिस्टम था। हमने आपको बताया पढ़ना क्या है, सिस्टम पढ़ना है। तो कंपनी का अपना एक ऑब्जेक्ट होगा, क्या होगा? ठीक है। और जब कंपनी का ऑब्जेक्ट डिसाइड, कंपनी किसने बनाया था? कंपनी कुछ प्राइवेट लोगों ने, 118 लोगों ने मिलकर के इंग्लैंड में बनाया था। कल गलत हो गया था आंकड़ा, 118 लोगों ने मिलकर के बनाया था, प्राइवेट लोग थे, इनका पैसा इसमें लगा हुआ था। लेकिन कंपनी एक्ट में बनाया गया, वहाँ का जो कंपनी एक्ट था ब्रिटिश सरकार का, उसमें ही बनाया गया। इट मीन्स दैट कंपनी was totally private organization but exist after the legislation passed by the parliament। वहाँ की संसद ने कानून पास किया तब कंपनी बनी, लेकिन कंपनी एक निजी संस्था थी। समस्या तो नहीं? जब ये कंपनी बनाई गई तो कंपनी का ऑब्जेक्ट जो बनाया गया उसको बोलते हैं मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। क्या बोलते हैं? अंडरस्टैंडिंग। इससे कंपनी का चार्टर बनाया गया। क्या बनाया गया? चार्टर मीन्स ऑब्जेक्ट, कंपनी क्या करेगी। ओके। तो जब एमओयू बनाया गया तो कहा गया कि कंपनी इज फुली ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। क्या थी? ट्रेडिंग, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो इंग्लैंड और इंग्लैंड से बाहर कहीं भी व्यापार कर सकती है। It was fully trading organization and allowed it to trade either England or abroad of the England। कहीं भी व्यापार कर सकती है। अब ऐसे सामान खरीदेगी बेचेगी, कहीं और जाएगी तो वहां से लाइसेंस लेना पड़ेगा नहीं लेना पड़ेगा? इंग्लैंड में भारत में उस समय जहांगीर का शासन था। वैसे तो ये लोग आना शुरू हो गए थे अकबर के समय में, ठीक है, बट जहांगीर का शासन था उस समय कंपनी ज़्यादा बड़ा ट्रेड करने आई। जहांगीर से उन्होंने जो अधिकार प्राप्त किया वो कंपनी के लिए चाइना कार्ड रखा जाता है, ठीक है। दूसरा होता है मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर। क्या बोलते हैं? प्रोसीजर। इसमें कंपनी का स्ट्रक्चर और फंक्शन डिसाइड होता है, कंपनी कैसे काम करेगी। प्रोसीजर, इसमें स्ट्रक्चर और फंक्शन। कंपनी का स्ट्रक्चर क्या होगा? तो कंपनी में एक गवर्नर था और 6 मेंबर और थे, जिसको बोलते हैं गवर्निंग बोर्ड के मेंबर। क्या बोलते हैं? 6। तो गवर्नर प्लस गवर्निंग बोर्ड, ये कंपनी का स्ट्रक्चर था। नो नो नो, 6 मेंबर गवर्निंग बोर्ड एंड 1 गवर्नर, इनको मिला करके क्या बनता था? गवर्निंग बोर्ड। क्या होता था? गवर्निंग बोर्ड। और गवर्निंग बोर्ड क्या करता था? कंपनी की पॉलिसी और रूल्स रेगुलेशन डिसाइड करता था। लेकिन ये रूल्स रेगुलेशन जो था किसके दायरे में था? इंग्लैंड की पार्लियामेंट के दायरे में था, उससे बाहर ये नहीं जा सकता था। कंपनी को जो अलाउ किया गया था यानी एमओयू के दायरे में था, उससे बाहर नहीं जा सकता था। क्लियर? कंपनी जब इंडिया में आई तो कंपनी ने भारत में 3 ब्रांच बनाए। एक ब्रांच इन्होंने बॉम्बे में बनाई, एक ब्रांच इन्होंने
चेन्नई में बनाई यानी कल मद्रास, और एक ब्रांच इन्होंने बनाई कलकत्ता में। ठीक है, 3 ब्रांच बनाई। और इन्होंने क्या किया, जो 118 लोग थे, 118 लोग थे, इन्होंने इलेक्ट किया किसको, गवर्नर्स को। किसको किया? यहाँ तो एक गवर्नर था ही पहले, 3 गवर्नर और आ गए। कहाँ कहाँ? बॉम्बे का गवर्नर, चेन्नई का गवर्नर और कलकत्ता का गवर्नर। भाई इंडिया में जब उनको परमिशन मिल गया व्यापार करने का, तो उन्होंने यहाँ पर 3 ब्रांच बना करके 3 गवर्नर की नियुक्ति कर दी। और ये गवर्निंग बोर्ड कहाँ थी? इंग्लैंड में थी, जो इनके लिए पॉलिसी बनाती थी, रूल्स और रेगुलेशन बनाती थी। कोई समस्या तो नहीं यहाँ तक समझने में? और इनका प्योर काम क्या था? ट्रेडिंग था। लेकिन जब ट्रेड करना शुरू किया इन्होंने, तो इनको काफ़ी लाभ मिलना शुरू हो गया। ठीक है, कच्चे माल भारत से लेते थे, इंग्लैंड में तैयार होता था, वहाँ से ला करके यहाँ पर व्यापार करते थे। और जब पैसा आना शुरू हो गया, तो इन्होंने फोर्टिफिकेशन के लिए बंदी शुरू कर दी इंडिया में। कि भारत की स्थिति खराब है, हम क्या करेंगे, हम अपनी सुरक्षा खुद करेंगे, अपनी सुरक्षा खुद करेंगे। अब स्थिति ये बन गई कि यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम था, जब मुगलों का शासन खत्म हुआ, तो बहुत सारे देसी राजा जो मनसबदार थे वो राजा बन गए भाई। और जो उनके सूबेदार हुआ करते थे मुगलों के, जैसे आज के गवर्नर है वैसे उस समय सूबेदार थे। क्या थे? सूबा होता था। क्या होता था? जिसको हम प्रांत कहते हैं ना आज, जैसे उत्तर प्रदेश राज्य, उस समय सूबा था। और सूबे का प्रमुख कौन था? सूबेदार। सूबेदार भी लोग डायनेस्टी से आते थे। तो ज्यादातर सूबेदारों ने क्या किया, अपने को स्वतंत्र घोषित कर दिया। औरंगजेब के बाद कोई ढंग का शासक आया नहीं, इसके बाद ज्यादातर सूबेदार स्वतंत्र हो गए। तो भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, या नाम मात्र केंद्रीय सत्ता रह गई। मुगलों, औरंगजेब के बाद भी तो बहुत सारे शासक रहे, बट का शासन दिल्ली तक सिमट के रह गया। और ज्यादातर प्रांत क्या हो गए, स्वतंत्र हो गए। जब स्वतंत्र हो गए, तो इस चीज का फायदा किसने उठाया? कंपनी ने उठाया। और सबसे पहले सफलता इनको कहाँ मिली? बंगाल में मिली। कहाँ मिली? और बंगाल में 1757 में प्लासी का वार हुआ। का वार हुआ? प्लासी का युद्ध हुआ। और प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हरा दिया गया। इसकी मदद से, मीर जाफर की मदद से। लेकिन कंपनी को शासन करने का अधिकार नहीं था, बिकॉज कंपनी बस प्योर ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो मीर जाफर को उन्होंने वहां सत्ता दे दी और सिराजुद्दौला को हटा दिया। मीर जाफर जब उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाया, तो मीर कासिम सत्ता में आ गया। लेकिन मीर कासिम जो सत्ता में आया, तो उसने अंग्रेजों से स्वतंत्र होने का प्लान करने का शुरू कर दिया। तो उसने अवध के नवाब को और मुगल शाह आलम, मुगल शासक जो था शाह आलम था उस समय, शाह आलम, इनके साथ इन्होंने क्या किया, एक गठबंधन बनाया। यानी अवध के शासक, बंगाल के शासक और दिल्ली के शासक, तीनों ने गठबंधन बनाया कि अंग्रेजों को भगा दिया जाए। और एक युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध। ठीक है, 1764 में युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध। देखिए ध्यान दीजिए, बक्सर के युद्ध का पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इससे से, ठीक है, उसका कारण मैं बता रहा हूँ। क्योंकि बक्सर के युद्ध में उत्तर भारत की 3 महत्वपूर्ण शक्तियों को हरा दिया गया। और जब हरा दिया गया, तो एक बहुत बड़ा एरिया अंग्रेजों के कब्जे में, यानी कंपनी के कब्जे में आ गया। लेकिन ये सफलता किसको मिली थी? बंगाल के ब्रांच को, बंगाल के शासक को मिली थी। जैसे आया, तो अब 1764 में जब इनके साथ सत्ता आ गई, तो शासन करने का अधिकार तो था नहीं इनको। इन्होंने क्या किया, अलग अलग संधियां की, अलग अलग शासकों से अलग अलग संधियां की, और बंगाल में द्वैध सरकार की स्थापना की। ड्यूल गवर्नमेंट। ड्यूल गवर्नमेंट का मतलब होता है कि पावर तो कंपनी के हाथ में होगी, पावर किसके हाथ में होगी, और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हाथ में होगी? नवाब के हाथ में। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके हाथ में होगी? नवाब के हाथ में। और पावर किसके हाथ में होगा? कंपनी के हाथ में। और ये व्यवस्था 72 तक चलती रही। कब तक? रॉबर्ट क्लाइव था उस समय, 72 तक चलती रही।
लेकिन जब इंग्लैंड में रिपोर्ट गई, तो इंग्लैंड में जब संसद में रिपोर्ट रखी गई, ये कहा गया कि दुनिया की सबसे क्रूर और भ्रष्ट व्यवस्था अगर कोई है, सिस्टम कोई है, तो भारत में कंपनी द्वारा किया जाने वाला शासन है। और रॉबर्ट क्लाइव पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया। आपको पता है कितने ईमानदार लोग हैं वो। और इस व्यवस्था को उन्होंने बदलने का काम शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि चूंकि कंपनी एक इकोनॉमिक संस्था थी, तो उसने पॉलिटिकल रोल अपनाना शुरू कर दिया है, तो इस पर रेगुलेट करना जरूरी है। रेगुलेशन का मतलब समझते हैं, कंट्रोल करना जरूरी है, रेगुलेट। और इस तरह 1772 में कंपनी को रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट लाया गया, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है। इस रेगुलेटिंग एक्ट की दो विशेषता थी। ठीक है। इस रेगुलेटिंग की विशेषता थी कि पहली बात तो जो बंगाल का गवर्नर था, उसको गवर्नर जनरल कर दिया गया। इसका नाम क्या हो गया? गवर्नर जनरल। और इसके बम्बे बॉम्बे और मद्रास वाले क्या हो गए? सबॉर्डिनेट हो गए। ये दोनों गवर्नर क्या हो गए? सबॉर्डिनेट हो गए। कोई समस्या तो नहीं? और गवर्नर जनरल को मदद करने के लिए इसकी जो गवर्निंग बोर्ड थी, क्या थी? उसके 6 सदस्य थे। कितने थे? 6 सदस्य थे। अभी भी इनका सिलेक्शन कौन करेगा? सिलेक्शन शुड बी डन बाई ब्रिटिश, नो नो, पार्टनर्स। कौन करेगा? बट अप्रूवल इज नेसेसरी बाई पार्लियामेंट। अब अगर गवर्नर की नियुक्ति की जानी है, या गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जानी है, या गवर्निंग बोर्ड के मेंबर्स की नियुक्ति की जानी है, तो पार्लियामेंट का अप्रूवल लेना जरूरी होगा। रेगुलेट कर लिया। पहले सुधार तो ये किया गया। दूसरा सुधार ये किया गया कि देखिए, कंपनी के जो रूल्स और रेगुलेशन हैं, वो सही तरीके से लागू हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि गलत तरीके से काम कर रहे हैं। इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए इन्होंने एक सुप्रीम कोर्ट बना दिया। क्या बना दिया? सुप्रीम कोर्ट बना दिया कि कंपनी का ट्रेड है, कंपनी के धार्मिक मामले हैं, कंपनी के देसी राजाओं से संधियां हैं, वार है, एक्सेट्रा, इट शुड बी, इसके खिलाफ अपील की जा सकती है कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। ओके। इस रेगुलेटिंग एक्ट से फिर से भारत में केंद्रीय सत्ता बना दी गई। हालांकि सीमित जगहों के लिए थी, बट एक सेंट्रल गवर्नमेंट आ गई। कोई समस्या तो नहीं? ये दो बड़े सुधार किए गए। ठीक है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि पार्लियामेंट का कंट्रोल तो हो गया, और जो सुप्रीम कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील हो सकती थी कहां पर? इंग्लैंड में पियर्स में अपील हो सकती थी। कहां पर? पियर्स क्या है समझ लो इसको। राजा जो था, राजा को सलाह देने वाली ये एलिट लोगों की संस्था थी। इसका नाम था पियर्स। क्या नाम था? राजा को सलाह देने वाली संस्था थी पियर्स। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अपील कहां हो सकती थी? पियर्स में हो सकती थी। पियर्स का मतलब राजा ही हो गया। ठीक है। राजा हो गया। और राजा की सारी शक्तियां किसके पास थी? राजा की शक्तियां थी प्रधानमंत्री और कैबिनेट के पास थी इंग्लैंड में। ये तो थी ना। बताया था ना आपको कि कैसे सत्ता, पार्लियामेंट्री सिस्टम था ना वहां पर। तो इसकी अपील तो यहाँ हो सकती थी। लेकिन इस अधिनियम में एक बहुत बड़ी कमी थी। इस अधिनियम में सबसे बड़ी कमी क्या थी कि इस अधिनियम में ब्रिटिश कैबिनेट का नियंत्रण की नियुक्तियों पर नहीं था। नहीं था। जबकि रेगुलेशन के मामले संसद कानून बनाती है ना, तो बाइलॉज सब लॉज बनाने वाली संस्था वही तो संसद को नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि मेन लॉज कौन बनाता है? संसद बनाती है। और पॉलिसी बनाने वाली संस्था का नियंत्रण किसके हाथ में होना चाहिए? कैबिनेट के हाथ में होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तो इस अधिनियम की सबसे बड़ी समस्या थी कि ब्रिटिश कैबिनेट का नियंत्रण कंपनी की पॉलिसी पर नहीं था। नहीं समझे आप? पॉलिसी कौन बना रहा था? पॉलिसी तो गवर्नर जनरल बना रहा था, और इसका गवर्निंग बोर्ड बना रहा था। ये रूल्स भी रेगुलेशन बनाता था और पॉलिसी बनाता था। दोनों काम एक ही संस्था कर रही थी।
समझ रहे हैं आप? और ब्रिटिश पार्लियामेंट केवल अपॉइंटमेंट पर नियंत्रण करती थी और लॉज पर नियंत्रण कौन करता था? सुप्रीम कोर्ट करता था, लेकिन पॉलिसी पर कोई नियंत्रण नहीं था। समस्या तो नहीं समझने में? तो रेगुलेटिंग एक्ट की सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि कंपनी की पॉलिसी पर ब्रिटिश सरकार का कोई नियंत्रण नहीं था। समझ में आ गई बात? इस समस्या को दूर करने के लिए 1882 में, सॉरी 1782 में पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। ये भी रेगुलेटिंग एक्ट था। क्या था? पिट्स इंडिया एक्ट। विलियम पिट वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक एक्ट पास कराया, ठीक है। और इस एक्ट का उद्देश्य ये था कि जो गवर्निंग बोर्ड था इसको खत्म कर दिया गया, इसको दो भागों में बांट दिया गया, इसको खत्म कर दिया गया या इसको दो भागों में बांट दिया गया। एक तो बनाया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ, दूसरा बनाया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट्स। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था ये तो पॉलिसी बनाता था, कंपनी की पॉलिसी ये बनाता था, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट रूल्स रेगुलेशन को बनाते थे। कोर्ट ऑफ कंट्रोल कंपनी की पॉलिसी बनाता था, ठीक है, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट रेविजन, ठीक है। और दोनों का हेड कौन था? गवर्नर जनरल। कौन था? इनकी नियुक्ति अभी भी प्रधानमंत्री ही करेगा। कौन करेगा? सॉरी, पार्टनर्स करेंगे, पार्टनर्स करेंगे, कंपनी के पार्टनर्स करेंगे, लेकिन अप्रूवल पार्लियामेंट का होगा, अप्रूवल। लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल को जो नियुक्ति की जाएगी उसका अप्रूवल ब्रिटिश कैबिनेट से कराना जरूरी होगा। नहीं समझे आप? मतलब इस पर दो दो नियंत्रण हो रहा है, ब्रिटिश पार्लियामेंट का भी नियंत्रण हो रहा है और इसकी फंक्शनिंग पर कौन नियंत्रण कर रहा है? ब्रिटिश कैबिनेट भी नियंत्रण कर रही है। तो इस तरह रेगुलेशन कंप्लीट हो गया, नहीं हो गया? रेगुलेशन कंप्लीट हो गया। जब कंपनी के हाथ में सत्ता आ गई तो इसको रेगुलेट करना जरूरी था, और रेगुलेशन दो तरह से हुआ। एक 1772 में हुआ रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से, और दूसरा रेगुलेशन हुआ 1782 में हुआ पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से। कोई समस्या तो नहीं? अच्छा, 1772 में जब सुधार किया गया तो यहाँ से हम प्रशासन की शुरुआत भी देखते हैं। किसकी शुरुआत देखते हैं? प्रशासन की शुरुआत देखते हैं। जो कंपनी के हाथ में क्षेत्र थे उसका राजनीतिक प्रशासनिक प्रमुख कौन था? गवर्नर जनरल। इसको बांट दिया गया जिलों में। किस में बांट दिया गया? डिस्ट्रिक्ट। और जिलों की उत्पत्ति कब हुई भारत में? 1772 में जिले आ गए, और जिलों में जो सबसे बड़ा अधिकारी था उसका नाम था कलेक्टर। कलेक्टर की नियुक्ति 1772 में कर दी गई, और कलेक्टर के दो काम थे। एक तो कलेक्शन था, उस समय आय का स्रोत क्या था? रेवेन्यू कलेक्शन था। और दूसरा था लॉ एंड ऑर्डर। क्या था? लॉ एंड ऑर्डर। तो पूरे देश में रेवेन्यू कलेक्शन का हेड कौन होगा? गवर्नर जनरल। लॉ एंड ऑर्डर का हेड कौन होगा? गवर्नर जनरल। लेकिन जिले में कौन होगा? कलेक्टर। समस्या तो नहीं समझने में? लेकिन अभी भी समस्या है इसमें। समस्या ये है कि नाउ कंपनी बिकम ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन देन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी क्या बन गई? एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, उसको हम आर्थिक संगठन के रूप में अब नहीं चला सकते थे, इसलिए फिर चेंज किया गया। और 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की सिफारिश पर था, सिफारिश पर चार्टर एक्ट लाया गया। क्या लाया गया? हमने आपको क्या बताया था कि जब कंपनी को रेगुलेट करना था तो क्या लाया गया? रेगुलेटिंग एक्ट।
अब कंपनी के एमओयू को चेंज करना है। क्या चेंज करना है? कंपनी को आर्थिक संगठन से राजनीतिक संगठन में परिवर्तित करना है। ठीक है। जब 1773 का एक्ट लाया गया तो इसमें 3 बड़े सुधार किए गए। एक तो लाया गया कॉर्नवालिस कोड। कॉर्नवालिस कोड ये नैतिक शासन चलाने के लिए नैतिकता का नियम था। देखो, अगर आर्थिक संस्था राजनीतिक काम करेगी तो ये सबसे ज्यादा शोषक होगी। क्या होगी? 1772 से लेकर 1772 से लेकर 1793 तक आते आते कंपनी पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूब गई। क्योंकि शासन व्यवस्था अगर लाभ प्राप्त करने लग जाएगा तो वो शोषक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? घूस लेना, घूसखोरी करना, ये सारे। तो कॉर्नवालिस कोड का सबसे बड़ा उद्देश्य यही था कि शासन में एक इथिकल नैतिकता का समावेश करना। क्या था? यू शुड वर्क फॉर द ग्रेटर एस्पेक्ट देन पर्सनल इंटरेस्ट। अगर आप कंपनी के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, तो आपको एक व्यापक परिदृश्य में काम करना चाहिए, ना कि व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए काम करना चाहिए। कंपनीज इंटरेस्ट इज ग्रेटर देन पर्सनल इंटरेस्ट। यही बात इस कोड में बोला गया। आपको जनता के हितों का ध्यान रखते हुए कंपनी के व्यापक हितों में काम करना चाहिए। दिस वाज द कॉर्नवालिस कोड। समस्या तो नहीं? देखिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने किया, रेवेन्यू में सुधार किया। किसमें किया? और रेवेन्यू में इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट एक्ट लागू किया। अस्थायी बंदोबस्त नाम सुना है? खेत तो सारे बिखरे हुए थे, उन्होंने खेतों को क्लासीफाई किया, जमीनों को क्लासीफाई किया। जो परमानेंट सेटलमेंट एक्ट है, दिस वाज रिलेटेड टू लैंड यूज डिसाइड ऑफ द लैंड यूज पैटर्न। लैंड यूज का मतलब होता है कौन सा काम कहाँ पर होगा और किस जमीन की कितनी वैल्यू होगी, उसी आधार पर उस पर टैक्स लगाया जाएगा। और ये कहा जाता है कि इससे जमींदारी प्रथा की शुरुआत हुई। इट मीन्स दैट सारी जमीनें किसकी हैं? कंपनी की हैं। किसकी हैं? और कंपनी ने इन जमीनों को किराए पर किसको दे दिया? रेंट पर। जमीन जमींदार को। और जमींदारों ने अगेन इसको रेंट पर किसको दे दिया? पीसेंट्स को, किसानों को। किसको दे दिया? किसानों को दे दिया। और 11/11 11/11 ये टैक्स वसूली की जाएगी। क्या की जाएगी? टैक्स जमींदारों की इच्छा पर होगा कि कितना वसूलते हैं, कंपनी इसको रेगुलेट। लेकिन 11/11 का मतलब क्या होता है कि 1/11 शुड बी पुट बाई जमींदार इन 10/11 शुड बी टेकन बाई कंपनी। क्या बात समझ आई? अगर 110 रुपया वसूला गया है तो 100 रुपया किसके जेब में जाएगा? कंपनी के हाथ में। और 10 रुपया किसके जेब में जाएगा? जमींदार के हाथ में। अगर ये व्यवस्था बना दी गई है तो किसानों की स्थिति क्या होगी? हमें देख पड़ता, समझ आ गई बात है? हाँ, ले लीजिए आप। तो रेवेन्यू एक्ट में इन्होंने क्या सुधार किया? परमानेंट सेटलमेंट। क्लियर? तीसरा इसने सुधार किया लॉ एंड ऑर्डर में। इसमें किया? लॉ एंड ऑर्डर में। कलेक्टर्स क्या थे? लॉ एंड ऑर्डर के प्रमुख थे, डीएम भी थे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में क्या करते थे? वो कानून व्यवस्था बनाते थे। और कलेक्टर के रूप में क्या करते थे? रेवेन्यू कलेक्शन करते थे। इस जिले का जो अधिकारी था, जिला अधिकारी, उसकी 2 भूमिकाएं थी। एक तो जिले का वो प्रमुख था, सभी विभागों का प्रमुख था, जिले में जितने विभाग थे। दूसरा, जब वो टैक्स कलेक्शन का काम करता था तो कलेक्टर था वो। जब सेटलमेंट देखता था रेवेन्यू से संबंधित तो क्या था? कलेक्टर था वो। लेकिन जब वो लॉ एंड ऑर्डर देखता था तो क्या था? वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था, डीएम था। क्या था? तो डीएम और कलेक्टर दोनों की भूमिका वो निभा रहा था, जिला अधिकारी की भूमिका भी निभा रहा था वो। ठीक है।
लॉ एंड ऑर्डर को इसने और सुधारा और इसने जिलों को बांट दिया पुलिस स्टेशन में। इसमें बांटा और हर पुलिस स्टेशन का प्रमुख बनाया इसने दरोगा। दरोगा प्रणाली की शुरुआत हो गई। जो दरोगा थे के अंडर में पुलिस वाले होते थे और दरोगा क्या करते थे, ठीक है, उसमें घोड़े से चलते थे। दरोगा साहब आ गए, आप तो थे नहीं वहां पर देखने के लिए, बड़ा रुतबा हुआ करता था, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। ठीक है? और इसके बाद वो रिपोर्टिंग करते थे किसको, डीएम को। और वो डीएम किसको रिपोर्टिंग करता था, आगे आगे बढ़े। फिर ये कहा गया इसमें कि आफ्टर 20 ईयर इट शुड बी इवेल्युएट। 20 साल के बाद फिर इस अधिनियम की समीक्षा की जाएगी। कितने साल बाद, आफ्टर 20 ईयर इसकी समीक्षा वापस की जाएगी। ठीक है, और 20 साल का इनका टारगेट ये था कि 20 साल में पूरे भारत पर नियंत्रण करना है। जैसे कॉर्नवालिस का ये सुधार आया, ठीक है, इस सुधार के आते ही लॉर्ड वेलेस्ली सत्ता में आया और वेलेस्ली ने सब्सिडी अलायंस का सिद्धांत दे दिया, सहायक संधि का सिद्धांत दे दिया। सहायक संधि का अर्थ यह था कि जो ब्रिटिश प्रांत नहीं है, अभी भी प्रिंसली स्टेट है, जो ब्रिटेन, ब्रिटिश तो क्या था, दो गवर्नर थे और एक गवर्नर जनरल था, ये तो और कौन था है? जो ब्रिटिश प्रांत नहीं है उनके जो राजा महाराजा हैं, जो उनके नवाब हैं, वहां पर एक रेजिडेंट रखा जाएगा, ब्रिटिश एजेंट होगा होगा सहायक संधि यही था, ब्रिटिश रेजिडेंट होगा और इस इंश्योर करेगा कि वहां का शासन कंपनी के अनुसार चल रहा है कि, पास में आ गई। सहायक संधि यही था, और अगर कंपनी के अनुसार नहीं चल रहा है तो सत्ता ब्रिटिश सरकार अपने हाथ में, कंपनी हाथ में ले लेगी। और सहायक संधि के माध्यम से आपने देखा कि कहीं मिस रूल का आरोप लगाया गया, कहीं कंपनी के इंटरेस्ट के विरुद्ध काम करने का आरोप लगा करके बहुत सारे राजाओं की सत्ताओं को, नवाबों की सत्ताओं को कंपनी ने ले लिया। बात समझ आ गई है? करप्शन का, किसमें इस करप्शन की बात कर, नहीं नहीं नहीं, मैं कॉर्नवालिस कोड एक आया। कॉर्नवालिस कोड एक नैतिक कोड था, क्या था, इथिकल कोड था, जिसने दो बातें कही। उसने कहा कि कंपनी ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन पर्सनल ऑब्जेक्ट। अगर आपके व्यक्तिगत हित और कंपनी के हितों में कोई टकराव आता है तो किस हित को आप लागू करेंगे, कंपनी के हित को लागू करेंगे। क्योंकि कंपनी के बहुत सारे लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया था, कंपनी के लोगों ने व्यक्तिगत हितों को लागू करना शुरू कर दिया था। नहीं समझे आप? जी हाँ, उन्होंने कंपनी के हितों को लागू नहीं किया, व्यक्तिगत हितों को लागू कर दिया। ठीक है, और दूसरी बात वो क्या करते थे, आर्थिक उद्देश्य उनका ज्यादा था, उनका पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट नहीं था। तो जनता को बहुत ज्यादा परेशान करते थे। उनको ये कहा गया कि नाउ यू आर रूलर देन ट्रेडर। तो अब आप अपने माइंड सेट को चेंज करें, आप वेलफेयर से संबंधित भी काम करना शुरू कर दें, क्योंकि आप शासक भी हैं, ट्रेडर नहीं है। आने वाले कोड समझ आ गया? इसका मतलब आर्थिक हितों को राजनीतिक हितों से अलग कर दीजिए आप, और कंपनी के हित में काम करिए, व्यक्तिगत हितों में काम ना करिए। ये था कॉर्नवालिस कोड। आगे बढ़े, यहां तक समझ आ गया? 20 साल बीत गया, 20 साल का पूरा हुआ 1813 में। 1813 में फिर चार्टर में चेंज किया गया। इसमें चेंज किया गया, चार्टर में चेंज कर दिया गया, और ये कहा गया भाई कंपनी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बन गई है, अब इसको सामाजिक काम भी करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सामाजिक काम भी करना चाहिए, धार्मिक काम भी करना चाहिए। मतलब भारतीय समाज को शिक्षित बनाइए आप, जो धार्मिक अंधविश्वास वगैरह है इसको रोकिए। बहुत सारी यहाँ भारत में सामाजिक कुरीतियां हैं,
लोगों को एजुकेटेड बनाइए। ब्रिटिश सिस्टम को ज़्यादा सस्टेन कराने के लिए इन्वायरमेंट भी ब्रिटिश जैसा बनाइए। आप क्या बनाएंगे? कोई भी व्यवस्था तब सस्टेन कर सकती है जब इन्वायरमेंट को आप चेंज करेंगे। इन्होंने क्या किया? दो चेंज किया। एक तो इन्होंने कहा कि चाइना के साथ ट्रेड ट्रेड विद चाइना इन ट्रेड ऑफ द टी, दो को छोड़कर बाकी कंपनी और व्यापार अब नहीं करेगी। चाइना के साथ ट्रेड और ट्रेड विद चाइना, क्योंकि चीन उस समय एक बहुत मैन्यूरिंग एरिया हुआ करता था, फिर रेवेन्यू ज़्यादा आता चाइना से, और उस समय टी जो था वो रेवेन्यू का एक बहुत बड़ा स्रोत था। तो कंपनी चलाने के लिए रेवेन्यू तो चाहिए भाई, शासन चलाने के लिए। तो दो यहाँ ग्रे ट्रेड थे, एक चाइना के साथ ट्रेड और एक टी का ट्रेड, जिसको छोड़कर कंपनी बाकी लोग भी ट्रेड कर सकते हैं इंडिया में। ठीक है, कंपनी का मोनोपोली खत्म कर दिया गया। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात कहा गया कि अब 1 करोड़ रुपया, सॉरी 1 लाख रुपया, 1 लाख, एक फंड बनाया जाएगा एनुअल। तो क्या करेगा? ना एनुअल था, बजट एनुअल पास होता है। ठीक है, 1 लाख रुपया दिया जाएगा शिक्षा को। किसको दिया जाएगा? एजुकेशन, और भारत में सामाजिक सुधारों को दिया जाएगा। ठीक है, इसके साथ ये चार्टर एक्ट 1813 कंप्लीट हो गया। फिर कहा गया कि आफ्टर 20 ईयर इट शुड बी, फिर इसकी समीक्षा 20 साल बाद। 20 साल कब आया? 1833 में अगला चेंज आया। ठीक है, 1833 में जो चेंज आया उस चेंज को आप देख लीजिए। इन्होंने जो गवर्नर जनरल था बंगाल का, उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की उपाधि दे दी। बंगाल बिकम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और अब 3 गवर्नर आ गए, बंगाल का गवर्नर, का गवर्नर और चेन्नई का गवर्नर। गवर्नर जनरल को सलाह देने के लिए पहली बार पोर्टफोलियो बनाया गया। पोर्टफोलियो का मतलब है जिसको हम मंत्रालय कह लेते हैं, क्या बोलते हैं? विभाग। इसमें डिफेंस, फॉरेन अफेयर, फाइनेंस और होम, 4 डिपार्टमेंट बनाए। फॉरेन अफेयर, डिफेंस, फॉरेन अफेयर, फाइनेंस, ठीक है, और होम, 4 डिपार्टमेंट बनाए गए। और यहाँ पहली बार सचिवों की नियुक्ति की गई, सेक्रेटरीज। जी हाँ। दूसरी बात इन्होंने कहा, कि अब जो है भारत में 1829 में भारत में सती प्रथा पर रोक लगाई गई, सॉरी इस पर विवाह पुनर्विवाह, सॉरी चाइल्ड मैरिज मंडिक ने चाइल्ड मैरिज पर रोक लगा दी। तो इन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए इन्होंने दास प्रथा पर रोक लगा दी। इस पर स्लैब सिस्टम, दास प्रथा पर इन्होंने रोक लगा दी। इस पर रोक लगाई, दास प्रथा पर रोक लगा दी इन्होंने, स्लैब सिस्टम पर रोक लगा दी। समस्या तो नहीं। अगला काम इन्होंने किया, इन्होंने कहा कि कंपनी अगले 20 साल तक, कितने साल, एक ट्रस्ट के रूप में काम करेगी। कितने समय तक? एक ट्रस्ट के रूप में काम करेगी। और अब ये आर्थिक गतिविधि के बजाय पॉलिटिकल कार्य करेगी। आर्थिक गतिविधि खत्म इस चार्टर एक्ट से। इकोनॉमिक के बजाय किसके लिए कार्य करेगी? पॉलिटिकल। आगे बढ़े। तो अब ये एक ट्रस्ट के रूप में अगले 20 साल तक काम करेगी। इसका मतलब 1853 की बात हो रही है। ठीक है, 53 की बात हो रही है। अगली इंपॉर्टेंट चीज की गई कि जो कंपनी के सिविल सर्वेंट हैं उनका रिक्रूटमेंट मेरिट आधारित किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? मेरिट बेसिस पर किया जाएगा। हालांकि इस चीज को माना नहीं गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट ने इसको रिजेक्ट कर दिया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट ने इसको क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया।
इसको माना नहीं गया, नहीं तो भारत में 1833 में ही मेरिट सिस्टम आ जाता। ठीक है, आगे बढ़े। इसमें कहा गया कि भारत में शिक्षा के विकास के लिए, इसके लिए एजुकेशन के विकास के लिए, भारत में शिक्षा के विकास के लिए एक संस्था बनाई गई, सॉरी, एक कमेटी बनाई गई, मैकाले कमेटी। मैकाले को रखा गया शिक्षा के लिए कि भाई इंडियन सिस्टम शिक्षा का सही है या वेस्टर्न सिस्टम सही है। आंग बनाम बनाम प्राचीन शिक्षा पद्धति, गुरुकुल व्यवस्था, मदरसा व्यवस्था, या जो मॉडर्न स्कूल है, अंग्रेज पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसने किसको सही पाया? हाँ, इसने बोला पश्चिमी शिक्षा व्यवस्था से ही भारत तरक्की कर सकता है। भारतीय शिक्षा प्रणाली रूढ़िवादिता को, अंधविश्वास को जन्म देती है। सो ब्रिटिश सिस्टम को सस्टेन करने के लिए, इसको समझने के लिए, इसको वेल एस्टैब्लिश करने के लिए, ठीक है, इस मीडियम में इंग्लिश सिलेबस के अनुसार शिक्षा दी जाए। जी हाँ, अगली इंपोर्टेंट इसमें कही गई कि भारत में सेना में सुधार किया जाए। क्या किया जाए? सुधार किया जाए। और इसके लिए 1849 में एक अधिनियम पास किया गया सेना में सुधार के लिए। इस सेना में जो वर्दी होगी, सबको एक जैसी वर्दी दी जाएगी। सेना में, सेना का अपना अनुशासन होगा। चंदन लगा के कोई नहीं आएगा, दाढ़ी रख करके कोई नहीं आएगा। जैसे होता क्या था, मुस्लिम दाढ़ी रख लेते थे तो चंदन लगा लेते थे। ठीक है, और सेना में एक प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, अनुशासन रखा जाएगा। ठीक है, सेना में जाति और धार्मिक चिन्ह नहीं होंगे। ठीक है, उनको मॉडर्न अस्त्र शस्त्र दिए जाएंगे, आधुनिक राइफलें दी जाएंगी, इनफील्ड राइफलें दी जाएगी। तो एक आधुनिक सेना का निर्माण जो है इसी अधिनियम से शुरू हुआ। अब इसको अलग तरीके से लिया गया, किसी ने वहाँ र्यूमर फैला दिया जो इनफील्ड राइफलें थी उसमें कार्टेज लगते थे, गोली लगती थी। ठीक है, जो गोली लगती थी उसमें क्या था, क्योंकि इंडियन क्लाइमेट जो है वो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, यहाँ बरसात वगैरह होती रहती है, तो जो गन पाउडर थे वो क्या करते थे, जाती थी, तो उन्होंने एक मेम्ब्रेन झिल्ली चढ़ा दी। झिल्ली चढ़ाई तो झिल्ली को स्किड करती थी, तो उसको दांत से ग्रिप बना करके खींचते थे। वहाँ किसी ने रूमर फैला दिया कि देखो साहब, वो सुअर की चर्बी लगी है, वो गाय की चर्बी लगी है। गाय हिंदुओं के लिए क्या था? पवित्र था। और सुअर मुसलमानों के लिए, वो एक्चुअली र्यूमर फैलाने वाले उस समय भी थे, ऐसे नहीं था कि सुधार तो इन्होंने बहुत अच्छा किया। उसमें भी क्या था, समस्या क्या थी? अंग्रेजों ने ये सोचा कि लाओ हम रिलीजियस, धार्मिक जो विभाजन इंडिया का है उसको रोक देते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें जो सवर्ण लोग थे सेना में, जब उनको छोटे लोगों के साथ बैठना पड़ा तो उनको एहसास हुआ कि समाज में तो जाते हैं तो जातिवाद मिलता है, हमारी सर्वोच्च पोजीशन है, लेकिन यहाँ पर सबके साथ बैठ करके खाना खाना पड़ता है। तो वास्तव में उर्मिला थापर की, जब उर्मिला थापर की आप किताब पढ़ते हैं तो लिखती हैं कि वास्तव में जो सेना का विद्रोह है, इसमें सेना में जो जातिवाद था, ये बड़े अधिकारी तो अंग्रेज होते थे, वो तो इंडियन को रखते नहीं थे। सीधा कहते थे कि भारतीयों की क्षमता और सत्यनिष्ठा दोनों संदेह में है, ना तो ये क्षमता वाले लोग हैं ना इनकी इंटीग्रिटी है, इसलिए इनको सिविल सर्विस में और सेना में ना लिया जाए, बड़े पदों पे ना लिया जाए, छोटे छोटे काम दिए जाए इनको। ठीक है, तो बड़े अधिकारियों से नाराज हो गए, क्योंकि बड़े लोग तो इनको भेदभाव करते थे। और समाज में जब जाते थे तो कोई पंडित जी थे, कोई राजपूत जी थे, कोई वैश्य जी थे। जब वहाँ पहुंचे तो सबके साथ बैठना पड़ गया उनको, बैठना पड़ गया, तो वो चीज़ उनको पसंद नहीं आई। दूसरी उस समय एक प्रथा और चलती थी, प्रथा चलती थी कि अगर किसी ने समुद्र पार कर लिया, एक समाज में एक अंधविश्वास था, समुद्र पार कर लिया तो वो नैतिक रूप से भ्रष्ट हो जाएगा, वो क्रिश्चियन बन जाएगा। और कई बार सेना को भेजा गया बाहर लड़ने के लिए, तो यहाँ पर भी विरोध था। चलिए खैर, वो तो हमें नहीं बोलना, बट सबसे बड़ी बात थी कि यहाँ पर वो 10 20 50 हज़ार आए थे,
कुछ सैनिक कहाँ से थे, यहाँ से लेना था ना, बड़े अधिकारी होंगे उसे ना। तो एलिट क्लास का शासन था ना वो, तो वही तो मैं बता रहा हूँ, एलिट क्लास का शासन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सुधार इन्होंने किया कि एक कोड बनाया जाएगा। क्या बनाया जाएगा? लीगल कोड। ठीक है, एक वैधानिक कोड बनाया जाएगा और भारत में कानूनों को लिखा जाएगा। क्या किया जाएगा? ठीक है, मैकाले कोड, नाम सुना आपने? तो कानूनों को लिखने के लिए कमेटी बना दी गई। हालांकि जो मैकाले कोड था उसने अपनी रिपोर्ट दिया 1859 में, 1869 में। और जब 69 में रिपोर्ट दिया तो 60 में लागू किया गया। मैकाले कोड कब लागू हुआ? 1833 में। ये सारे सुधार यहाँ प्रस्तावित कर दिए गए ना। अब जैसे पोर्टफोलियो सिस्टम था, ये कब आया? 1843 में आया। सेना में सुधार कब आया? 49 में आया। ठीक है, शिक्षा व्यवस्था कब आई? 1853 में आई। जो इस कमेटी बनाई गई थी मैकाले कमेटी, 1853 में लागू हुई। और उसी तरह जो लीगल कोड बनाया गया वो कब लागू हुआ? 1860 में। आज भी बना है ना इंडियन पेनल कोड 1860, आईपीसी, वही तो है मैकाले कोड। आगे बढ़े। इतने सारे सुधार 1833 के एक्ट से किए गए। अब गवर्नर जनरल को अधिकार दे दिया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट के फैसलों पर वीटो कर सकता था। क्या कर सकता था? वीटो कर सकता था। ओके। फिर आया 1853। क्या आया? फिर चार्टर एक्ट लाया गया। क्या लाया गया? चार्टर एक्ट। उस समय डलहौजी सत्ता में था और डलहौजी ने एक नियम निकाला था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, गोद नीति। जिन राजाओं के कोई वैध संतान नहीं है वो गोद नहीं ले सकते, उनके राज्य को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, विस्तारवादी नीति थी वो, विस्तार करने के थे। इस अधिनियम की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज थी वो ये थी, कंपनी की सत्ता को कभी भी समाप्त किया जा सकता है। क्या था? द रूल ऑफ द कंपनी शुड बी एंड एनी टाइम। ये साल ही तो टेस्ट थी ना ये। 20 साल के बाद अब क्या करेंगे? 53 में क्या करेंगे? कंपनी की सत्ता को कभी भी समाप्त किया जा सकता है। पहली बात। दूसरी बात, सिविल सेवाओं में योग्यता आधारित भर्ती होगी। मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट इन सिविल सर्विसेज। सिविल सर्विसेज क्या आते हैं उनके, समझे आप? सिविल सर्विसेज जो थे, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को सिविल सर्विस का जन्मदाता माना जाता है। फादर ऑफ सिविल सर्विस माना जाता है किसको? कॉर्नवालिस ने सिविल सर्विस में भी सुधार किया था। पहले क्या होता था सिविल सर्विस में? ठीक है, सबसे नीचे अप्रेंटिस कौन होता था? फिर होता था, ठीक है, जूनियर सेलर, सीनियर सेलर, फिर ट्रेडर। जो शुरू में ये लोग सिविल सर्विस लेके आए वो क्या था? अप्रेंटिस। सबसे नीचे सहायक। क्लर्क कौन था? जूनियर सेलर। और सुपरवाइजर कौन था? सीनियर सेलर। और पॉलिसी मेकर कौन था? ट्रेडर था। तो ट्रेडर था। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या किया? इसको खत्म कर दिया। क्या कर दिया? इन तीनों को एक साथ ला दिया। सेलर, ठीक है, जूनियर सेलर, सीनियर सेलर और अप्रेंटिस, तीनों को इसने एक साथ रख करके बना दिया कन्वेंटेड सिविल सर्विस। सॉरी, नॉन कन्वेंटेड, नॉन कन्वेंटेड, नॉन कन्वेंटेड। और जो ट्रेडर था इसके जगह पर एक नया सर्विस आ गया, कन्वेंटेड। क्या नाम था इसका? कन्वेंटेड। ओके, कोई समस्या तो नहीं? जो इसने क्लासिफिकेशन किया, इसने सीधा सीधा कहा कि नॉन कन्वेंटेड में तो इंडियंस को लिया जा सकता है, लेकिन कन्वेंटेड में किसी भी कीमत पर इंडियन को ना लिया जाए। क्योंकि उसने सीधा सीधा कहा था कि कैपेसिटी एंड इंटीग्रिटी बोथ इज डाउटफुल ऑफ इंडियंस। भारतीय लोग झूठे होते हैं और क्षमता वाले नहीं होते हैं।
इसलिए इनको ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर ना रखा जाए। तो कार्नवालिस को इंडियन सिविल सर्विस का जनक क्यों मानते हैं? बिकॉज उसने सिविल सर्विस का एक साइंटिफिक क्लासिफिकेशन दिया। बाद में ये आकर के गजेटेड और नॉन गजेटेड हो गया, बात चल रहा है, ठीक है। क्या कम समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है समझ में आपको? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि हिस्ट्री आपने भी पढ़ी होगी, लेकिन क्या ये चीज़ें पढ़ी थी ऐसे? कहीं रटना पड़ रहा है क्या? याद आ गया ना? तो क्रम में पढ़ोगे तो याद आएगा, नहीं तो नहीं आएगा फिर। क्लास शुरू ही 6:30 बजे हुआ है, बट अब वही है कि 8 बजे तक हमें बस टाइम होता है। चलिए इसी को कंटिन्यूस कर देते हैं, वो क्लास 6 बजे शुरू हो जाए ना तो टाइम मिलता है फिर 1 घंटे का शेड्यूल चलता है, ठीक है। चलिए 1857 में क्रांति हो गई इंडिया में। क्रांति किस बात को लेके हुई? देखिए, कुछ लोग कहते हैं 1857 की क्रांति एक एक्सीडेंट था, लेकिन एक्सीडेंट नहीं था। क्या था? एक्चुअली जो हमारा नेटिव सिस्टम था, हमारी जो देसी व्यवस्था थी, उस देसी व्यवस्था ने उस विदेशी व्यवस्था को हटाने का प्रयास करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि हम इकोनॉमिक सिस्टम की बात करते हैं। सबसे पहले ट्रेडर्स नाराज थे, जो भारतीय व्यापारी थे वो नाराज थे, क्योंकि व्यापार पर मोनोपोली किसकी हो गई? कंपनी की। प्रोड्यूसर्स नाराज थे, क्योंकि सारे के सारे रिसोर्सेज पर किसका कंट्रोल हो गया? कंपनी का। जमींदारी प्रथा आई तो किसानों की हालत खराब हो गई। चाहे रैयतवाड़ी प्रथा हो, चाहे जमींदारी प्रथा हो, चाहे गाय, कोई सी प्रथा आई हो, ठीक है, कंपनी ने सारे संसाधनों पर नियंत्रण कर लिया, तो जो उत्पादक तो क्या हो गए? तो इकोनॉमिक सिस्टम ने अंग्रेजों का विरोध करना, कंपनी का विरोध करना शुरू कर दिया, ठीक है। दूसरा, पॉलिटिकल सिस्टम ने विरोध किया, क्योंकि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या सब्सिडी अलायंस यानी सहायक संधि, गोद नीति, ये सब आई, इसका परिणाम क्या हुआ? एक नीति और आई थी, रिंग ऑफ फ्रेंड्स, घेरे की नीति। किसी राज्य को घेर लो, वो अपने आप ही सरेंडर कर देगा। हाँ, रिंग ऑफ फेंस, फेंस, ठीक है। इन तीनों नीतियों ने भारतीय पॉलिटिकल सिस्टम को खत्म कर दिया, नवाबों का शासन, राजाओं का शासन पूरी तरह से खत्म कर दिया। तो जो नवाब और राजा ना बेरोजगार हुए, वो क्या करे? अंग्रेजों के खिलाफ आ गए, चाहे हिंदू थे चाहे मुसलमान थे। तीसरा, सोशल सिस्टम की बात करें, जैसे इन्होंने आधुनिक शिक्षा प्रणाली शुरू की, जैसे भारतीय संस्कृति को नुकसान पहुंचना शुरू हो गया, भारतीय शिक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंचना शुरू हो गया। मदरसा शिक्षा का, गुरुकुल शिक्षा का समर्थन कौन करते? हिंदू मुसलमान। और सामाजिक सुधारों के नाम पर जब इन्होंने सती प्रथा, दास प्रथा, इन सबको रोकना शुरू किया, तो जो रूढ़िवादी समाज को बनाए रखना चाहते थे वो नाराज हो गए। और चिनगारी का काम किसने किया? 1849 का मिलिट्री एक्ट, कौन सा? 1849 का मिलिट्री एक्ट। उसने क्या किया? लेकिन 1853 के अधिनियम में एक बहुत बढ़िया बात थी, उन्होंने ये कहा कि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास किया जाएगा। इसका रेलवे का विकास किया गया, डाक तार का विकास किया जाएगा, आधुनिक कंपनियों का विकास किया जाएगा, ठीक है। ये बढ़िया बात थी। तो अंग्रेजों ने अपना देश मान करके देश को चलाने का प्रयास किया। तो सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक तीनों सिस्टम ने इसका विरोध किया, और तत्कालिक कारण कौन बन गया इस क्रांति का? सेना का विद्रोह। सेना में विद्रोह क्यों हुआ बता दिया मैंने आपको। चाहे मिस इन्फॉर्मेशन मानिए, चाहे उसको सही इन्फॉर्मेशन मानिए, ठीक है। अलग अलग इतिहासकार उसको अलग अलग कहते हैं। कुछ कहते हैं कि एक दुर्घटना थी, कुछ कहते हैं सभ्यता और बर्बरता का युद्ध था, कुछ कहते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम था पहला। अलग अलग उसके नाम दिए जाते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो एक देसी व्यवस्था का विद्रोह था एक विदेशी व्यवस्था के खिलाफ। इसलिए हम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम कहेंगे, नहीं कहेंगे उसको? हम्म? राष्ट्रीयता क्या होती है?
जब अपनी देसी चीज़ों को लागू करना चाहते हैं तो राष्ट्रीयता है। तो एक देसी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए विदेशी व्यवस्था को हटाना ज़रूरी था। तो इसलिए राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम था। हालाँकि ना तो संगठन था, ना ही संसाधन थे। सारे संसाधन किसके पास थे? अर्थव्यवस्था पर कंपनी का नियंत्रण था, राजनीतिक व्यवस्था पर कंपनी का नियंत्रण था, सेना कंपनी के हाथ में, परिवहन के सारे साधन, रेलवे वगैरह किसके नियंत्रण में थे? डाकघर किसके हाथ में थे? तो 1857 की क्रांति सफल नहीं हो पाई, लेकिन इस क्रांति का असर ये हुआ कि इंग्लैंड में 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया गया। गवर्नमेंट ऑफ, ये भारत का पहला संविधान है। कंपनी की सत्ता यहाँ से क्या हो गई? खत्म हो गई। और कंपनी की सत्ता को किसने ले लिया? ब्रिटिश सरकार ने ले लिया। अब ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट कहते हैं, क्या बोलते हैं? ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट। 1858 से क्या हो गया? ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट। कोई समस्या तो नहीं? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को खत्म कर दिया गया। गवर्नर जनरल के पद को खत्म कर दिया गया। ठीक है। कंपनी को एक छोटे ट्रस्ट के रूप में रखा गया। अब देखिए, ध्यान दीजिए इन्होंने क्या चेंज किया। इंग्लैंड में कौन है? क्राउन है। क्राउन को सलाह देने के लिए कैबिनेट है। कैबिनेट के हेड कौन है? पीएम। ये तो व्यवस्था है ना। और इसके नीचे पार्लियामेंट है। कौन है? लेकिन क्राउन यहाँ नाम मात्र का है। क्या है? नॉमिनल है, क्योंकि इसके पावर को ले लिया गया है। कोई समस्या तो नहीं? इसके पावर को ले लिया गया। इन्होंने क्या किया? बिल्कुल यही व्यवस्था इंडिया में लागू कर दी। कैसे? इन्होंने सबसे पहले 15 सदस्यों का, 15 मेंबर का एक इंडिया काउंसिल बनाया, भारत परिषद। क्या बनाया? भारत परिषद क्या करेगी? कानून बनाएगी। लेकिन कानून बनाने का अधिकार इसको मिला 1862 में। भारत में संसदीय व्यवस्था की शुरुआत कहां से मानी जाती है? 1800। बना तो इन्होंने 58 में दिया था, लेकिन लागू कब हुआ? ये में हुआ। इन्होंने कैबिनेट की जगह पर बना दिया वायसराय की काउंसिल। क्या बना दिया? वायसराय काउंसिल। इसमें कितने सदस्य थे? 5। 4 तो कौन कौन थे? होम, फाइनेंस, डिफेंस और फॉरेन अफेयर। और एक आ गया लीगल। कौन आ गया? एक विभाग इन्होंने और बना दिया, लीगल। तो 5 सदस्य क्या आ गई? एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय। क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय। वायसराय की कार्यकारी परिषद। कोई समस्या तो नहीं? रटना तो नहीं पड़ेगा। लीगल का मतलब लॉ भी तो चलेगा। लॉ मंत्री है नहीं आज अपने पास। आगे बढ़े। तो पार्लियामेंट की जगह पर कौन आ गया? पार्लियामेंट का रिप्रेजेंटेटिव कौन आ गया? भारत परिषद, इंडिया काउंसिल। और कैबिनेट की जगह पे कौन आ गया? कैबिनेट का रिप्रेजेंटेटिव कौन आ गया? एक्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय। और प्रधानमंत्री का प्रतिनिधि कौन हो गया? सेक्रेटरी टू इंडिया, भारत सचिव। और क्राउन का वाइस कौन आ गया? वायसराय। रटना तो नहीं पड़ेगा। आप ब्रिटिश व्यवस्था समझते हैं नहीं समझते हैं? बता दिया ना, समझा दिया था मैंने कहा था क्राउन की सत्ता को किसने ले लिया? पार्लियामेंट ने ले लिया। और पार्लियामेंट का पार्ट कौन है? कैबिनेट है। कैबिनेट का हेड कौन है? पीएम है। तो यही व्यवस्था तो इन्होंने यहाँ बनाई, पर चेंज के साथ बनाई। यहाँ पर ना तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय पार्लियामेंट का भाग थी, ना इसको कानून बनाने का अधिकार था, ना ये उत्तरदायी थे, ना इसमें भारतीय थे। नहीं समझा आप? हमें तो छोड़ दी ना इन्होंने, लेकिन संस्थाएं तो बन गई ना। क्राउन की जगह पर कौन आ गया? यहाँ पर क्राउन पावरलेस है, लेकिन यहाँ वायसराय पूरा पावर है उसके पास। प्रधानमंत्री का प्रतिनिधि कौन आ गया? टू इंडिया। कैबिनेट का प्रतिनिधि कौन आ गया? एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय। 5 मंत्री होते नहीं होते हैं? मंत्री थे ना 5। और 15 सदस्य क्या आ गया? पार्लियामेंट आ गई ना, भारत परिषद। अब इसमें 15 में से 8 लोगों की नियुक्ति कौन करेगा? पार्लियामेंट करेगा। और 7 लोगों की नियुक्ति अभी भी कंपनी करेगी।
कौन करेगा? कंपनी करेगी। तो कंपनी के प्रतिनिधियों को खत्म नहीं किया गया। कोई समस्या तो नहीं? समझ में आ गया? रटना तो नहीं पड़ेगा। तो इसमें कमी क्या छोड़ी गई थी? एक तो इसमें उत्तरदायित्व का कोई सिद्धांत नहीं था क्या? दूसरा, इसमें कोई इंडियंस नहीं थे, ठीक है? तो ना तो इसमें कोई इंडियंस थे और ना ही उत्तराधिकार का कोई सिद्धांत था। लेकिन 1853 में, सॉरी, इसी अधिनियम से भारतीयों को सिविल सेवा में प्रवेश दे दिया गया कि कन्वेंटेड सिविल सर्विस में भी भारतीयों का प्रवेश होगा। बस आज की क्लास इतना ही।